Okay, class, we'll start now. First 15 minutes, I'll brief you about the everything that is going on right now. Be it about filling the exam form, registration हो, re-registration हो या कोई और मसले हो, उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा so that जो बेसिक क्वेरीज हैं वो ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएं. फिर उसके बाद मैं 15 मिनट थोड़ा आप लोगों से क्वेश्चंस लूंगा. फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स पे आप लोगों को अपने एग्जाम को लेकर क्या ध्यान रखना है, इन बातों को हम थोड़ा फोकस करेंगे. और आखिरी 30 मिनट्स में कोई भी ऐसे कैंडिडेट है जिनको लगता है कि वो अचानक मीटिंग के बीच में बहुत से अलग अलग तरह कैंडिडेट्स होते हैं, उनको लगता है कि हम क्वेरी सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं या पूछ नहीं पाते हैं, तो लास्ट 30 मिनट्स आप वेट कर सकते हैं. उसमें मैं पर्सनली एक एक बच्चे को सुनूंगा और उनके क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा. दिस इज द शेड्यूल ऑफ नेक्स्ट 1.5 hour or 1 hour 40 minutes and all. So, okay, let us begin. And welcome to Delhi Bites. Before we start, we should be thankful to God as gratitude. Uh, just for self happiness, मैं कह सकता हूँ. As our nation is going through one of the uh, worst pandemic that mankind has ever seen, and it has taken many of the lives and our loved ones. और हम ऐसे लोगों को जो हमारे लव्ड वन है हम उन्हें लोकेट भी कर सकते हैं. बहुत ऐसे लोग जिनको इस बार जो सेकेंड वेव आया इसमें हम बहुत ऐसे लोगों को जानते हैं जो XYZ बंदा है जिसे हम लोकेट करते हैं, हु ही और शी हैज passed away. So we are fortunate enough till this minute by now कि this moment where we find ourselves as safe amid this pandemic, कोई रिकवर किया होगा, कोई कुछ किया होगा, जैसे भी है हम ये मीटिंग ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो वी आर फॉर्चुनेट एनफ. क्योंकि पिछले दिनों जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, द काइंड ऑफ chaos or mayhem this COVID-19 had created. So we are firstly like thankful to God. So gratitude is for self-happiness. And the other thing that we will keep 20 seconds of silence and pray for all those uh, who passed away so that their souls rest in peace. Then we'll begin. And in meantime of next 20 seconds, we'll settle ourselves as well. And then I'll come to the point of discussion. Okay, next 20 seconds, please class, take a moment of silence and just pray for their souls. Okay, we'll begin. थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरा 64% बना है. मेरे पास सिर्फ 20 डेज थे और मुझे टाइफाइड था और मैं यूट्यूब पे ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ मिल जाए, तो आप मुझे मिले. मैंने जो आपने स्ट्रेटजी समझाई, मैंने उससे जो स्टडी करना स्टार्ट किया. असाइनमेंट में 70 से नीचे मिला ही नहीं है. 78, 78, 72, 71. तो असाइनमेंट और मेरा थ्योरिकल पूरा नंबर मिला के 64% बना है. मैं फर्स्ट टाइम यहाँ इग्नू में एग्जाम दे रही हूँ. एक्चुअली मैं MA पेंटिंग से कर चुकी हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से. तो मुझे यहाँ की स्ट्रेटजी समझ में ही नहीं आ रही थी. तो 20 डेज आपकी वजह से इजी हुए और मैं बना पाई अच्छे से मार्क्स. तो थैंक यू सो मच सर. नहीं, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर विजेता. देखिए, एज फार एज एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कंसर्न है, देखिए इग्नू के MA का एग्जाम कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का एग्जाम नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है कि बहुत कुछ प्रिपरेशन करना है या क्या करना है. आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाते हैं, थोड़ा बहुत भी आप चीजों को अच्छे से मैनेज करते हैं, बहुत ईजी है पास करना. कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस एग्जाम को क्लियर करना. सभी एग्जाम्स को एक साथ पास कर सकते हैं और आपको इस तरह की एक्सक्यूजेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर हम ये पढ़ के गए थे, हम पूरा करके आए थे, हम फेल हो गए, हमको दोबारा मोटिवेशन नहीं आ रहा. इस तरह का डिमोटिवेशन उसी कैंडिडेट को होता है जिसने वाकई में कुछ पढ़ नहीं रखा है. लेकिन हम इस चीज को मानते नहीं है. और ये इन अ कैपेसिटी ऑफ प्रोफेशनल करियर काउंसलर मैं ये चीज कह रहा हूँ. मेरे अलग अलग तरह के सेशन होते हैं
आप किसी भी सेशन में ज्वाइन करेंगे मेंटल हेल्थ वाले या फिर करियर जॉब पर्सपेक्टिव में, उसमें मैं इन्हीं बातों को समझाता हूँ। अगर आप 5 पेपर दे के आप पेपर अच्छा करें हैं, तो आप अपने दोस्त से पूछने नहीं जाओगे कि मैं रीवैल्यूएट करूं कि ना करूं, क्योंकि आपका दोस्त तो आपको बेवकूफ ही समझता है। वो आपसे कह नहीं रहा है, वो उसको लग रहा है कि नहीं करके आया होगा इसीलिए फेल हो गया। पेपर मैंने लिखा है, मेरे दोस्त को कैसे पता? जब पेपर मैं लिख के आया हूं तो मुझे पता है ना कि मैं अच्छा करके आया हूं, और जब मैं अच्छा करके आया हूं मैं रीवैल्यूएशन क्लेम करूंगा, चाहे मुझे उधार लेके क्लेम करना पड़े। ठीक है, जब मैं अच्छा करके आया हूं तो कैसे फेल कर देगा एग्जामिनर? और आप लिटरली पास होगे, क्योंकि अगर आप नहीं पास होगे तो आप 100 रुपए देकर खर्चा करके बोलोगे मेरी कॉपी दिखाओ, और यूनिवर्सिटी कॉपी दिखाएगी तो बोलना पड़ेगा ना कहां नंबर काटे हैं। तो द मूवमेंट जब आपको ये दिखाएगा कि नंबर कहां काटे हैं, तो या तो हमें ये पता चल जाएगा कि मेरी गलती थी, तो मैं ये कहना बंद कर दूंगा, या तो ये पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी की गलती थी और यूनिवर्सिटी इस चीज को मानेगी और आपको पास करेगी। सिंपल सा फंडा है। और ऐसा 100 में गिनती के 2 से 3 केसेस ही होते हैं। ठीक है, और ये 100 के 2-3 केस भी तभी होते हैं जब प्रॉब्लम कैंडिडेट के साइड से होती है और हम उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, 100 बच्चे अगर डेली बैट्स के प्लेटफॉर्म पे मेंबरशिप लेते हैं तो 2-3 कैंडिडेट हर साल होते हैं जो मुझे 10 गालियां देते हुए जाते हैं, और उनको लगता है कि ये आदमी मेरी बात सुन नहीं रहा, क्योंकि वो कम्युनिकेशन उनका बहुत ही खराब होता है, बहुत खराब होता है। और जितने और एक चीज मेरा ऑब्जर्वेशन ये भी रहा है कि जो लोग वाकई में टीचर है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को जो टीचर्स हैं, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत से जो टीचर्स होते हैं ना वो अक्सर अपॉइंटमेंट लेते हैं बात करने के लिए, और उनसे हमेशा एक सीड ऑफ डिस्कार्ड कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि वो उल्टा बताने लगते हैं क्या करना है। ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं जो 2016 के रजिस्टर्ड हैं और हमें मुझे बता रहे हैं कि मैं टीचर हूं, तो मुझे उल्टा गाइड कर। भाई आप 2016 से रजिस्टर्ड हो, 20 आ गया, पास नहीं हो पा रहे हो, आप मेरी सुनोगे, आप मुझे उल्टा बताओगे क्या करना है? ठीक है, इन बातों को आपको समझना होगा। यही प्रॉब्लम होती है यूनिवर्सिटी के एंड पर भी। हम क्या है, हम अपने साइड से नहीं देखते हैं कि क्योंकि यूनिवर्सिटी को आप फॉर्मल मेल कर रहे हो, किसी भी सरकारी काम में अगर आप सही से पत्र लिख कर भेज रहे हैं या मेल कर रहे हैं, मैं मान नहीं सकता हूं कि रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है। इग्नू में बहुत से प्रॉब्लम रिजोल्यूशन मैकेनिज्म वाले प्लेसेस हैं, रिजॉल्व हो गए। हमारे प्लेटफॉर्म पर कोई बच्चा आता है, स्पष्ट तरीके से आप लिख लीजिए, आप हैंडलर को बोल दीजिए कि सर मेरे को आपसे वॉइस कॉल पर बात करनी है, जिस तरह मैं समझा रहा हूं, मैं बच्चे यहाँ जानते हैं, मैं वॉइस कॉल्स पर एंटरटेन करके समझाता हूं। ठीक है, ये तरीका है और इससे आपका रिजोल्यूशन होगा। जैसा कि मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर कह रहा हूं, इग्नू के एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, करना हमें 5 ही है। इसीलिए सभी सब्जेक्ट्स का जब आप एमएचआई हिस्ट्री इग्नू वाला प्लेलिस्ट देखते हो डेली बाइट्स पर, तो उसमें सबसे पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें यह बताया गया है कि सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें मैं ये बताता हूं कि किन पार्ट्स को आपको करना है। 2-3 इसमें कैंडिडेट्स हैं मेरे जो नेट क्वालिफाइड हैं, जिनका मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा, 2-3 कैंडिडेट्स हैं, नेट है, मयंक है, जेआरएफ है, एक लड़की कोई और है वो भी जेआरएफ है। तो इन लोगों को मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक पढ़िए। क्यों? इनको रिसर्च लाइन में जाना, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन सिर्फ जब एमए का एग्जाम पास करना है तो सबसे पहले सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर रिव्यू वाला जो मेरा वीडियो है उसमें मैं ये बताता हूं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, सभी यूनिट्स के एक क्वेश्चन आएगा। मैं कहता हूं कि इन 5 यूनिट्स को आप पढ़ लीजिए, और बिलीव मी मैं कहता हूं कि 60 to 70 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट 110-120 नंबर के क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाते हैं। 110-120 का मतलब ये हो गया कि पेपर तो टोटल 200 नंबर का होता है ना। आई मीन पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं 20-20 नंबर के, तो पेपर तो 200 नंबर का हो गया। ठीक है, करना हमें 5 ही होता है, तो 100 हमें करने होते हैं। तो उसमें करना क्या है, कोई भी 5 क्वेश्चन आप पिकअप कर लो। तो आप जब प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो क्या आपको ध्यान रखना होता है कि पन्ने मत पलटिए टॉपिक्स के बीच में, किसी भी टॉपिक को ढंग से पढ़ लो, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं है कि जहां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ्यूडलिज्म इन यूरोप को समझा रहा हूं तो मैं फ्यूडलिज्म इन यूरोप पर कुछ कम ज्यादा भी लिखूंगा तो वो सही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन 20 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी उसी में बोल सकता है कि फ्यूडलिज्म इन यूरोप पर अलग अलग फिलोसफर्स ने क्या कहा है। ठीक है, कि यूरोप में सामंतवाद था कि नहीं था। रशियन रिवॉल्यूशन पर अलग अलग फिलोसफर्स ने क्या कहा है। नेशनलिज्म पर गेलनर और स्मिथ मॉडल क्या है। तो अगर मुझे गेलनर और स्मिथ मॉडल नहीं भी पता है तो भी मैं राष्ट्रवाद को डिफाइन कर दे रहा हूं और 20 नंबर पे चीजों को लिख रहा हूं, तो भी एग्जामिनर 8-10 नंबर देगा। इस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन 20 नंबर का है। तो इसीलिए जब मैंने किसी सिलेबस में कहा कि आप इतना एरिया छोड़ सकते हो, तो ऐसा नहीं कि हवा हवाई मैंने कह दिया ये छोड़ दो, नहीं। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट व्हाई इट इज डन।
पॉइंट क्या है कि वो जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पे हमें देख के स्पष्ट पता चल रहा है कि मुझे तो पेपर में 5 ही करना है। अगर मैं यूनिट 1 पढ़ के जा रहा हूँ, MHI 3 में अगर मैं यूनिट 1 पढ़ के जा रहा हूँ, MHI 1 में मैं यूनिट पढ़ के जा रहा हूँ, MHI 5 आप मान लो, मैं अभी ये कह रहा हूँ MHI 5 में एक क्वेश्चन जरूर होगा, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया, कॉलोनियल इंडिया या मेडिवल इंडिया, किसी एक टॉपिक में से आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर पॉइंट ये उठ रहा है कि उन तीनों को ही पढ़ो। अब यहाँ आप लोग करते हो क्या, एक यूनिट उठाया, उसमें से क्या किया, कोई 2 चैप्टर पढ़ लिया जो आसान लग रहा था, दूसरा यूनिट फिर पकड़ लिया, उसमें से भी कोई 2 आसान चैप्टर लग रहा था। पेपर में क्वेश्चन कैसे आया, जो 2 कठिन वाला था वहां से क्वेश्चन हट गया। तो कहने का समझा कि कोई यूनिट उठाइए, उस यूनिट में अगर 4 चैप्टर है तो चारों को कंप्लीट करिए, वो एक सीरीज है, ठीक है। उस यूनिट के चारों करेंगे तो इससे श्योर हो जाएगा कि आई हैव प्रिपेयर्ड 20 मार्क्स क्वेश्चन। आप कोई भी एक यूनिट है, किसी भी एक यूनिट को आप पूरा पढ़ ले रहे हो, ठीक है। एक यूनिट को पूरा पढ़ने का मतलब है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसमें कुछ पूछना ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सा मतलब है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब MHI 5 की मैंने बात की, सेम गोस फॉर MHI 3 एज वेल। तो जैसे ही मैं MHI 5 की बात कर रहा हूं तो उसमें पहले यूनिट में यही दे ही रखा है कि जो इतिहास लेखन की परंपरा है, मध्यकालीन भारत में क्या रहा है और एंशिएंट में क्या रहा है, मॉडर्न में क्या रहा है, तीनों पर मेरे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। इसका मतलब ये हो गया कि एक 20 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, सिंपल सा तरीका है। अब MHI 2 मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ रहे हो, मॉडर्न वर्ल्ड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, अरब वर्ल्ड में रिलीजन का क्या फिनोमिना था, या फिर मेडिवल अरब वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी पे आपसे पूछ सकता है, या रिलीजन इन चाइना। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो पेपर में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मेडिवल यूरोप के बारे में पूछेगा तो यूरोप के बारे में पूछेगा तो आपसे क्रिश्चियनिटी पे पूछ सकता है, ठीक है। फिर वैसे ही आपसे इससे पूछ सकता है कि जो है अरब वर्ल्ड पर और चाइना, इन तीनों टॉपिक्स को आप पढ़िए। हम वहां क्या करते हैं, वहां गए, यहाँ पढ़ लिया क्रिश्चियनिटी वाला, फिर लास्ट यूनिट उठा लिया, उसमें पढ़ लिया साइंस एंड टेक वाला एक चैप्टर है, वहां पूछ देगा वो अरब वर्ल्ड से। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग में मनोरमा जी हैं, नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो इनको लास्ट ईयर मैंने बोला कि आप ये पढ़ के जाइए। मैंने उनको बोला, रात में मैंने बोला, मैंने अरब वर्ल्ड पर एक लेक्चर मैंने भेजा, मैंने कहा इसको पढ़ लीजिएगा, इस्लाम पर आपको क्वेश्चन आएगा। उन्होंने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट डे मैंने पूछा आपने ये क्वेश्चन तो कर लिया होगा, तो उन्होंने कहा नहीं सर, वो हमको टॉपिक बहुत कठिन लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। अरे वो कठिन लग रहा था या आसान लगा था, वो पेपर में मौजूद है, ठीक है, वो पेपर में प्रेजेंट है। अब मान लो हम, मुझे टॉपिक पता भी है कठिन है और मुझे पता है कि यही पेपर में आने वाला है, तो मैं कठिन वाला ही पढ़ के जाऊंगा ना, तो आसान वाला तो हम जाएंगे नहीं। तो उसका सिंपल सा फंडा, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस हमने बना दिया उसको। तो इसीलिए जब मेरा सिलेबस और क्वेश्चन रिव्यू वाला एक टॉपिक आता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं कह रहा हूँ 5 टॉपिक ये, तो उसके पीछे लॉजिक है। सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है तो वो ठीक है, हायर स्टडीज के लिए जाना है तो जितना मैं बता रहा हूँ सब कम है, जितना मेरे पास नॉलेज है वो भी कम है, ठीक है, जितना आप पढ़ लो, ठीक है। तो वो तरीका उसमें आपको अपनाना है, ठीक है, उसमें कुछ बहुत ऐसा नहीं है। एनीवन, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन और समथिंग? सर आपकी मेंबरशिप मैं कैसे ले सकती हूँ? MHI हिस्ट्री इग्नू वाला प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें सेकंड वाला वीडियो लेक्चर आप लोग देखिए, जो लिखा है एग्जैक्टली फॉलो करिए, वही सिस्टम फॉलो होगा, ओके ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। सर और सर थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरा 64% बना है। मेरे पास सिर्फ 20 डेज थे और मुझे टाइफाइड था और मैं यूट्यूब पे ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ मिल जाए, तो आप मुझे मिले। मैंने जो आपने स्ट्रेटजी समझाई, मैंने उससे जो स्टडी करना स्टार्ट किया, असाइनमेंट में 70 से नीचे मिला ही नहीं है, 78, 78, 72, 71। तो असाइनमेंट और मेरा थ्योरिकल पूरा नंबर मिला के 64% बना है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ इग्नू में एग्जाम दे रही हूँ। एक्चुअली मैं MA पेंटिंग से कर चुकी हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो मुझे यहाँ की स्ट्रेटजी समझ में ही नहीं आ रही थी। तो 20 डेज आपकी वजह से इजी हुए और मैं बना पाई अच्छे से मार्क्स। तो थैंक यू सो मच सर। नहीं, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर विजेता। देखिए क्या है कि ये मैं बच्चों को कहता रहता हूँ, जैसे आप देखिए एक डिस्प्यूट और आता है, बहुत लोग आते हैं पेड मेंबरशिप लेते हैं, वो कहते हैं कि सर ये 6 वीडियो में क्या होगा। जैसे एक लड़की थी कुछ दिन पहले, उसने मैसेज किया, अरे बस ये है पेड मेंबरशिप, इसमें 5 वीडियो लेक्चर, 6 नहीं। देखिए थोड़ा सा ना आप लोग अपने माइंड को, जब मैंने शुरुआत में कहा कि 20 सेकंड हम साइलेंस से सोचेंगे, जब आप साइलेंस से सोचेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि अगर इग्नू के बुक में 40 चैप्टर है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि तुमने कभी अपनी किताब खोल के ढंग से पढ़ा ही नहीं है। 40 चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा भाई क्या क्या दे रखा है, कितना कुछ लिख रखा है इन लोगों ने।
और उस पे अगर लेक्चर बनाए तो एक चैप्टर पर 2 घंटे का लेक्चर बनेगा। अब ऑनलाइन आप लोग देखोगे आजकल क्या है कि लोगों ने खूब सारे वीडियो लेक्चर बना के डाल दिए हैं, इससे उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, इससे आपका कुछ नहीं बढ़ रहा है। तमाम गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए छोटा से छोटा टॉपिक है, उस पर सब एक क्वेश्चन आता है, पूरा यूनिट पढ़ा दिए हैं, 10-10 घंटे के लाइव सेशन चला रहे हैं। इससे उनका फायदा हो रहा है, स्टूडेंट का नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा आप लोग एनालाइज करके देखो। अगर मैं आपको 10 लेक्चर देता हूं और 10 में से 4 आपके पेपर में है, और मैं 40 लेक्चर दे दूं 2-2 घंटे का, जो आप पढ़ ही ना पाओ, लेकिन सिर्फ संतुष्टि मिल जाएगा, भैया हमने 600 रुपए दिया था, हमको 40 लेक्चर मिल गया, और हम 40 में से 40 मिल गया, चाहे फेल हो जा रहे हैं लेकिन हम सेटिस्फाइड है कि हमको जो है, चाहे हम खाना खा पा रहे हैं नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि होटल में हमने 600 रुपया दिया तो उसने मेरा पूरा टेबल भर दिया था। और हो क्या रहा है, खाना फेंका जा रहा है और बीमार पड़ रहे हैं अगले दिन अलग से। लिमिटेड फूड आया, अच्छे तरीके से खाए हैं, सेल्फ भी हेल्दी है, और वहाँ पेमेंट भी ठीक है। ये लॉजिक लोगों के साथ जो है सिंक्रोनाइज नहीं होता बहुत लोगों के साथ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें मैंने MHI 3 वगैरह मेरा इतना हिट रेशियो रहा है कि 4-4 लेक्चर दिए हैं तो 3-3 सीधे एग्जाम में 3। वैसे तो इंपॉर्टेंट लोग आप देखेंगे क्या करते हैं, बहुत लोग इंपॉर्टेंट ऑनलाइन वीडियो लेक्चर बता दिए कि ये 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इग्नू में 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का मतलब समझते हो, पूरा किताब ही बोल दिए एक तरह से। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या, कि एक तरह से आप कह लो कि 300 नंबर का पेपर बता दिए कि 300 नंबर, 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का मतलब पढ़ने में कितना टाइम लगेगा भाई, 20-20 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं, तो एक तरह से 300 नंबर में से मैं कह रहा हूं कि 60 नंबर का मेरा फंस जाएगा। मैं 15 क्वेश्चन बता दिया, 4 फंसी गया, कौन सा तीर चला दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टीचर का टारगेट होता है आपको फेल करना, एकेडमिक एग्जाम में टारगेट होता है मैक्सिमम रिजल्ट बनाना और पास करना। एज अ टीचर मान लो मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूं तो मेरा टारगेट रहता है कि सभी बच्चों को पास कर दें, 1-2 बच्चे से ज्यादा कोई फेल ना हो। लेकिन अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, 2 ही सीट होगा, तो मेरा टारगेट होगा सबको फेल कैसे करूं और 2 ठीक ठाक बच्चों को कैसे चूज कर लूं। ठीक है, तो इग्नू भी एक एकेडमिक एग्जाम है, ये आपको समझना होगा। उसके पीछे एक रैशनल मैंने दिया है, और ये चीज ना मैं अपने मेंबरशिप वाले वीडियो में बता देता हूं कि यही रैशनल है। अगर आपको रैशनल सही लग रहा है, लॉजिक सही लग रहा है, तब आप मेंबरशिप लीजिए, अदरवाइज लीजिए ही मत। ये मेरा लॉजिक आपको सेट बैठता है तो आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे, नहीं लगता है तो मत आइए। उसके बाद सब पेमेंट कर दें। 100 में 2-3 लोग ही ऐसे होते हैं, फिर वो यूनिवर्सिटी पे शिकायत करेंगे, फिर हम पे शिकायत करेंगे, तो इस तरह से आपको रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको आपका लक्ष्य बस इतना होना चाहिए कि मैं एडमिशन लिया हूं, कैसे मेरे 60 से 70 नंबर आएंगे, कैसे मैं 65 से 70% यहाँ से पाऊं और रिजल्ट लूं, अपने फोल्डर में डाला, कंप्लीट किया, यहाँ से निकलूं और आगे का स्टडी करूं। ठीक है, अपना प्रमोशन लूं, जॉब लूं, जो भी आपको जरूरत है, सिर्फ इतना फोकस होना चाहिए आपका। इस पे डिबेट नहीं होना चाहिए कि मेरा अलॉटमेंट नंबर हैंडलर्स क्या कह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा कि मुझे 20 दिन में एडवांटेज मिला, मैं तो कहता हूं कि जैसे इन्होंने कहा कि मुझे 78 मार्क्स मिला, वाकई आप मेरे से पूछोगे तो मैं 70s की सीरीज में मार्क्स को अभी असाइनमेंट में कम मानता हूं। मैं मानता हूं कि जिस तरह के असाइनमेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे दिए जाते हैं, ठीक से आप करके दे दो, 80s की सीरीज में आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, बल्कि 70s की सीरीज में सभी मार्क्स हैं, अच्छा है, आई एम सेइंग दैट इज रियली वेरी गुड, एंड शी हैज स्कोर्ड 64%, दैट इज आल्सो वेरी गुड। और इन्होंने कहा कि हम लास्ट 20 डेज में किए हैं। मैं कहता हूं एक पेपर के लिए अगर मेरे 5 वीडियो लेक्चर हैं, आप 5 वीडियो लेक्चर देख लो और 5 टॉपिक आप खुद से पढ़ लो, एग्जाम में आराम से 65 नंबर कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। क्योंकि जब आप 5 वीडियो लेक्चर देखते हो तो द मैटर इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट 5 वीडियो लेक्चर, उसके आगे पीछे भी बहुत कुछ आपको पता चलता है। ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। yes, who was saying something? Yes, Pooja. सर हिस्ट्री के एग्जाम में मेन स्ट्रेटेजी यही रहती है कि उसमें जो डेट्स होती हैं और जो एम्परर्स के नेम होते हैं वो मेन होते हैं लिखने। हाँ, जैसे चेरास चोलास, उसमें मेन बहुत ही डिफिकल्ट नेम्स है, तो कोई स्ट्रेटेजी बताइए कि उनको हम नाम याद रख सके। जितना भी आपके माइंड में फालतू चीजें याद है वो सारा हटा दीजिए, काम की बात खुद ही याद रहेगी। सिंपल सा फंडा है। ये हमको याद तभी नहीं होता है ना जब हम बहुत सारी अलग ही बातें याद किए जाते हैं। ठीक है, ये ट्रूथ है, ये ट्रूथ है। कुछ कुछ नेम होते हैं। नहीं देखिए पूजा, उस नाम को 4 बार बोलिए, आपको हमेशा याद रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो नाम है वो भी कोई बहुत आसान नहीं है, बराक ओबामा भी कोई बहुत आसान नहीं है। ठीक है, जो बाइडेन भी कोई आसान नाम नहीं है, व्लादिमीर पुतिन भी कोई आसान नाम नहीं, लेकिन दिन भर न्यूज में है तो याद है। दिन भर यूज में, पर सर कुछ कुछ नेम है बहुत डिफिकल्ट रहता है। MH5 में मोस्टली डेट्स हैं जो अच्छा, याद तो जो आसान वाले नाम है वो आपको याद रहते हैं, ये बताइए। एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए यहाँ पर समझिए, जो हिस्ट्री में चीजें लिखी गई हैं वो सोनू, मोनू, राहुल, ठीक है, दर्शना, शीतल, मयंक, संध्या, ध्रुव,
इन लोगों ने नहीं लिखा है, जो चीजें लिखी गई हैं कोई बाहर से आया, कोई बर्नी नहीं लिखा है, कुछ लिखा है, ठीक है। कुछ बातें प्लेटो के कहीं कोट लिखी हो, वहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह के लोगों ने लिख रखा है, तो उनका जो नाम है वो थोड़ा सा जो है कठिन रहेगा। MHI 3 आप जिसमें पढ़ोगे तो अच्छा जीवी लिगोनी ने क्या कह रखा है, ठीक है। और फिर एनल्स स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के लोगों ने क्या रखा है, रेनाइसेंस से शुरू हुआ तो इटली से शुरू हुआ तो वहां के अलग अलग राइटर्स ने क्या लिख रखा है। तो उनका वो बेसिकली नाम कुछ कठिन नहीं है, बस क्या है कि वेस्टर्न लोगों ने कर रखा है तो उनका नाम हमको याद है, ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी में इंडियन हिस्ट्री जो हिस्टोरियंस है उनका कोई बहुत ज्यादा सहयोग नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें याद नहीं है, ठीक है। और उन नाम्स को आपको 2-4 बार तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई बहुत इजी ट्रिक नहीं है उसको याद रखने का, आपको याद तो करना ही पड़ेगा, सिंपल सा बात है। एंड दैट इज द रीजन यू आर बीइंग रिवॉर्डेड, यू आल्सो गेट अ डिग्री, ठीक है। सर जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आता है, एक सेकंड आसिमा, लेट कीर्ति कंप्लीट फर्स्ट। ओके सर। सर आई हैड वन डाउट सर, वो जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में वो जो क्वेश्चन है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन वाला, हाँ इट इज क्वाइट लेंथी, हाँ उसके ऊपर आप प्लीज हेल्प अस विद दैट सर, इट इज सो वास्ट, यू डोंट नो व्हाट टू पिक एंड व्हाट टू ड्रॉप। देखिए ये तो मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन एक लेक्चर में चलिए उसको अवेलेबल करा दूंगा, मैं नोट कर ले रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली उसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन का डेफिनेशन लर्न कर लीजिए और वो उसमें क्या ही वो बात कर रहे हैं, ठीक है। जो ये तो आप प्रेजेंट में गवर्नमेंट के जो चीजें सारी चीजें चल रही हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, अगर आप उसको भी समझेंगे तो उसका आंसर बहुत इजीली लिख लेंगे, ठीक है। वो चीज भी समझ में आएगा तो उतना कोई, बस होता क्या है कि बहुत बार बच्चों को उसका बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, जैसे वो भी नेट JRF उसने क्लियर कर रखा था, तो वो उसको मैंने असाइनमेंट के लिए, मैंने जब असाइनमेंट तैयार हो जाता है तो मैं उसको बोला कि इसको पढ़ के रिव्यू कर दो, इसमें कुछ मिस्टेक वगैरह ना हो। तो पढ़ी तो वो कह रही है कि सर ये MHI शायद आई थिंक 2 या 4 में है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT वाला, ठीक है, जिसमें रशिया, USSR और अमेरिका के बारे में बताया गया है। तो उसने कहा सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं समझ पा रहा था कि ये क्वेश्चन को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आपको समझ में तब आएगा जब आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आता है, आपको पता हो कि न्यूक्लियर डील क्या है, NPT क्या है, कोल्ड वॉर कब हुआ था, ठीक है। वो और उसमें कुछ आपको डेट्स पता हो कि अच्छा ठीक है 1 जनवरी 1967 को ये साइन किया गया था, उसके बाद जो भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें जो है वो लोग NPT साइन नहीं है। ये बातें आपको जब पता होंगी तो आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए जब वो असाइनमेंट पढ़ रही होगी तो उसको समझ में नहीं आता उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये मैं समझ पा रहा था कि अच्छा इसने हिस्ट्री ठीक से पढ़ रखी है, लेकिन इसको इंटरनेशनल रिलेशन की समझ नहीं है, इसलिए ये NPT और ये वाला क्वेश्चन वो समझ नहीं पा रही कि एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। तो वहां पर एक ही उपाय है, जैसे आपने कहा ब्यूरोक्रेटाइजेशन, तो अब आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इस पे आप बिना पढ़े भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको कंट्री में बहुत ऐसे लोग हैं, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, तो हिस्ट्री भी उन बातों से कोई बहुत अछूता नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री इज कॉल्ड एज मदर ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, एक तरह से आप ऐसे कह लो। तो क्यों कहा गया, क्योंकि वो समझने के लिए, हिस्ट्री को बहुत डीप में समझने के लिए ये सारी चीजें भी कनेक्टेड है, बिकॉज हिस्ट्री इज नॉट ओनली लिमिटेड टू 1947 के बाद भी आज तक जो कुछ भी हुआ है, कांग्रेस के जितने सेशन हुए हैं, कोई भी अलग अलग चीजें, वो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिस्ट्री। वो NPT और वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन, वो सब भी हिस्ट्री का पार्ट है। तो हम क्या सोचते हैं हिस्ट्री का मतलब कि कुछ मॉन्यूमेंट्स आएगा, कुछ बाबर और चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्ता का जब तक नाम नहीं आएगा तब तक वो हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज अ हिस्ट्री, ठीक है। 1984 और 6 दंगों तक, जो 2000 तक जो भी सारी चीजें तब NCERT की टेक्स्ट बुक्स में आ गई हैं सारी चीजें, तो दैट इज ऑल्सो हिस्ट्री। तो ये सारी चीजें थोड़ा आपको पॉलिटी उल्टी भी समझ में आना चाहिए, इसलिए वो कंफ्यूजन हो रहा है। और जैसे कि पूजा ने कहा कि हम नाम कैसे लर्न करें, नाम लर्न करने का सिंपल फंडा है कि उन नाम्स को आप नोट करके रखिए अपने पास। 4-6 बार आपको याद करने में दिक्कत होगा, जैसे ही इन्होंने बोला था MHI 3 की, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, MHI 3 के नाम से मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं कि लेवी है, टेसिटस है, ठीक है, पोमाटा है, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने अपनी भाषा में, अपने लोकल लैंग्वेज में लर्न कर लिया था, ठीक है। कुछ भी करके लर्न कर लो, लेवी, टेसिटस, टोमाटा, ठीक है। और ये सब नाम आप हॉलीवुड की मूवी देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये सब कुछ बहुत ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे अब एनल्स स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है, तो एनल्स स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी MHI 3 में जैसे ही आएगा तो किसने इस थ्योरी को दिया है उसका जो नाम है ना बहुत कठिन सा है, उसको आप लर्न कर लोगे और उसको आप एग्जाम में लिख दोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा। या तो वो कर लीजिए, या तो मैंने अपने टाइम में कुछ अपना व्यवस्था करके ले गया था, मैंने हिस्ट्री के ये राइटर्स का नाम जो है क्योंकि मैं याद नहीं कर पा रहा था, और मैंने
ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां से देख के लिख दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह की व्यवस्था आप कर सकते हैं तो कर लो। ठीक है, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, आई हैव बीन एक्टिव इन ऑल स्ट्रीम, गलत सही काम हर चीज मैंने करके देखा है। ठीक है तो सर यस नमस्ते सर। Sir, एक सेकंड नरेश, सर देन विल मेरा गो भी टू एक क्वेश्चन था। यस नरेश। हाँ सर मेरा भी एक क्वेश्चन था कि आप बोल रहे थे कि अगेन हम वो बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस और थोड़े थोड़े प्रोवाइड करेंगे। अप्रोक्स आपके 5 6 लेक्चर हैं क्योंकि मैं आपका पेड मेंबर हूं सर। तो क्योंकि मुझे MHI 1 में बैकलॉग हो गया मेरा और MHI 2 का तो मैंने दिया ही नहीं था, बट MHI 5 में आई थिंक 66 एंड MHI 3 में मैंने 80 नंबर और MHI 4 में भी ठीक पास हो गया एंड मैंने रिवॉल्यूशन भी कराया सर। लेकिन उसमें मेरे 35 मार्क्स थे बस। अच्छा, कितना MHI 1 में? MHI 1 में तो मैं तो खुद ही सर हैप रह गया कि मेरा 35 मार्क कैसे आया जब मेरा MHI 6 तक दिया था। मेरा 3 मैंने दिया नहीं था एग्जाम अपना, ओनली बस मैंने 5 एग्जाम दिया था क्योंकि मेरा प्रिपरेशन इतना अच्छा हो नहीं पाया था। हाँ मैंने वैसे आपके जो लेक्चर थे सर सारे एकदम अभी भी सुनता हूँ। अभी एग्जाम का ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं कि मुझे अभी देना है क्योंकि मेरे 3 तो बचे हुए हैं अभी भी। लेकिन आपने जो समझ डेवलप की है ना सर, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने BA किया था हिस्ट्री से, तब भी मुझ में इतनी समझ नहीं थी। अब मेरी वाइफ ने भी एडमिशन MA हिस्ट्री में ले लिया है। इवन सी बिलोंग्स टू BCom। अच्छा। हाँ तो फिर भी मैंने आपकी वीडियो दिखा के उनको भी बहुत सारे अभी ये आई थिंक पूजा बोल रही थी, कौन बोल रही थी कि नाम याद नहीं होते हैं, कुछ ऐसे थोड़े क्लिष्ट नाम हैं कि चेराज चोलाज एंड तो उस टाइम पर भी मेरे दिमाग में आपके क्वेश्चन जो चीफ डोमसिन तमिलकम है वो आ रहा था कि उसमें सर ने किलार वेलर और वेंतार बताए हुए हैं नाम। एंड और आपने बर्नी का नाम लिया तो मुझे अगेन क्वेश्चन याद आ गया कि उसने बर्नी के टाइम पर जो बर्नी की फतवा जहंदरी एंड मुदब्बिर की जो दूसरी एक और बुक थी सुजात थी ये। हाँ तो इतना आपने समझ अच्छा डेवलप किया है ना क्योंकि मैंने सर आपके क्वेश्चन ना जो भी क्वेश्चन आपने बताए ना बहुत बार सुने हैं, एक आध बार नहीं बहुत बार सुने हैं। क्योंकि मैं जब भी अपना YouTube खोल के देखता हूँ तो मोस्टली क्या करता हूँ कि हिस्ट्री के आपके लेक्चर्स पढ़ लेता हूँ बस। यदि सोता हूँ तो रात को तो भी ऐसे कर लेता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे MHI 1 में फेल कर दिया। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि MHI 1 के ना थोड़े से और हमें लेक्चर प्रोवाइड करें। MHI 1 में देखिए मेंबरशिप के टर्म्स चेंज हो गए, आपको पता हो। अब जो है 6 से 8 लेक्चर आएगा, ठीक है, तो आपको मिलेगा और इस बार ज्यादा लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, ओके सर ये अच्छा है। उसके थोड़ा मेरा तर्क था, लेकिन स्टूडेंट्स का फीडबैक मुझे ये अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सर जो टॉपिक्स आपने इंपॉर्टेंट बताया उसको आप बढ़ा दीजिए, ठीक है, उसको आप नंबर बढ़ा दीजिए। ओके तो अब आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, एक चीज और है, आप पेपर अच्छे से दीजिए। जैसे बाकी के सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अच्छे हैं, MHI 3 में कितना आपका? 80 सर। 80 सर, यस सर। एंड MHI 6 में सॉरी सर MHI 5 में 66। नहीं गुड वेरी गुड। देखिए अगर आपके MHI 3 में अच्छे नंबर हैं, हाँ यस मैम, हाँ भाई आपने MHI 3 कैसे लिया है? sir, एक सेकंड, यस मैम, मैम आपकी वॉइस थोड़ी हो रही है। यस मैम जो अभी ये बात कर मैं पूछना चाह रहा हूँ 80 मार्क्स कैसे आ गए, मतलब इतना ज्यादा कैसे, मतलब हमें भी बता दीजिए। एक्चुअली मैम ऐसा है ना, देखो आपको बताओ तो ऐसा क्यों है, थोड़ा सा मैं उसके पीछे लॉजिक जो मैं बताऊं क्यों ऐसा। लास्ट ईयर मैंने MHI 3 में ना टोटल 4 वीडियो दिए थे। 4 में क्या हुआ था, नहीं 5 दिए थे टोटल मिला के, ठीक है। 5 में 4 क्वेश्चन पेपर में थे, ठीक है। तो प्लीज आप माइक अपना ऑफ कर लो, ठीक है। तो हुआ क्या कि 5 में जो है मैंने, हाँ टोटल जो है 5 लेक्चर दिए गए थे MHI 3 में। 5 लेक्चर में से 4 पेपर में थे, तो उस साल जितने बच्चे पेपर दिए हैं उनका MHI 3 में बहुत अच्छे नंबर है। बल्कि MHI 3 कठिन है, लेकिन मैंक आप अच्छे से पढ़ के जाओ, MHI 3 में आपको भी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और जैसा अब नरेश ने जिन कहा कि मेरा MHI 1 में नंबर नहीं मिला है,
नरेश देखिए, अगर आप पढ़ के जा रहे हो और एमएचआई 1 आपने पूरा ठीक से कर रखा है तो रीवैल्यूएशन का ऑप्शन हमेशा ओपन है और हमेशा बच्चे पास होते हैं। मतलब जिसका मैंने रीवैल्यूएट कराया है मेजॉरिटी ऑफ देम। सर मैंने हाँ कहिए। ये सर मैंने रिवॉल्यूशन भी कराया है। मैं यदि आप के पास मैं वो भेज दूंगा ना, मैंने 20 पेज भर के आया था एंड खूब अच्छे से लिख के आया हूँ। ऐसा नहीं कुछ गलत सलत, कुछ ऐसे लिख के आया हूँ, खूब अच्छे से लिख के आया हूँ। बट मुझे 8 मार्क 9 मार्क ऐसे दे रखे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 4 ही क्वेश्चन करके आया था बस, क्योंकि मैं उसका फ्यूडलिज्म का भी क्वेश्चन आया था, उसमें ओनली फ्यूडल पिरामिड बना के एंड उसका क्या क्या कि कौन कौन किसको क्या देता था, होमेज फूड शेल्टर, उस हिसाब से लिख के आया, बाकी और कुछ नहीं लिख के आया था। बट उन्होंने उसको कट कर रखा है कि ओनली 4 में ही दे रखे हैं, बस 35 दे रखे हैं, 3 में 9 दे रखे हैं, 1 में 8 दे रखे हैं। चलिए कोई नहीं, देखिए ऐसा कहीं कुछ हो गया होगा, आप इस बार देखिए आराम से पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा आप देखिए पेपर अच्छे से करके आइए, मानसिक रूप से तैयार रहिए कि कोई दिक्कत होगा तो हम रीवैल्यूएट कराएंगे या कॉपी मंगवा के देंगे। हाँ सर, और उसमें पास हो जाएंगे लोग, उसमें आप पास हो जाओगे, कोई इतना बहुत बड़ा चीज नहीं है वो। सर ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर। सर मैंने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था, सो अब जब भी जून एंड जुलाई में एग्जाम्स होंगे तो मैं उसमें दूंगी फर्स्ट ईयर के। तो सर मुझे एक तो आपकी दिल्ली बाइट्स की मेंबरशिप के बारे में पूछना था, क्योंकि सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैंने आपको बस 1-2 वीडियोस देखी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। तो क्या आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग? क्योंकि सर मैं इंग्लिश में हूँ, तो आपकी वीडियोस मोस्टली मैंने हिंदी में देखी है, तो सर इंग्लिश में अगर ये तो शिकायत भैया, हिंदी वाले कहते हैं सर हिंदी में नहीं, इंग्लिश वाले कहते हैं दोनों में है। बाइलिंगुअल वाला वीडियोस पूरा देखिए अभी ठीक से, इंग्लिश हिंदी में दोनों मिलेगा ढंग से। तो सर मेंबरशिप का लिंक कहाँ से अवेलेबल होगा? मुझे वो वीडियो आप लोग एमएचआई हिस्ट्री इग्नू वाले प्लेलिस्ट में जाओ, डेली बाइट्स पर जाओ, प्लेलिस्ट खोलिएगा, एमएचआई हिस्ट्री इग्नू वाला प्लेलिस्ट है, उसमें जो सेकंड वाला वीडियो लेक्चर है वो मेंबरशिप के रिगार्डिंग ही है। अब ये भी क्वेश्चन, अच्छा बहुत बच्चों को ये भी लगता है कि अच्छा सर आप लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक ने कहा कि सर वो पेड क्यों है, आप इतना अच्छी बातें कर रहे हैं तो उसको पेड क्यों रखा गया है। अब देखिए एक चीज तो आप लोग समझे, इसको भी मैं उसका पीछे एक रैशनल है, मैं आपको देता हूँ, लॉजिकल लगे तो ठीक, नहीं तो देखिए पता है कहीं पे भी कोई काम कर रहा है ना, वो फ्री व्री में कुछ नहीं कर रहा है, ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराते हैं वही लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। क्या रीजन है? इतनी ज्यादा बेरोजगारों की तादाद है ना कि बेरोजगारी पर एक अभी रेलवे ग्रुप डी वाले नोटिस दे दें कि हमको एग्जाम कराना है और उसको यूट्यूब पे कोई वीडियो बना के डाल देगा बड़े चैनल वाले, उसको लाख लोग देखेंगे। एमए हिस्ट्री का वॉल्यूम बहुत लिमिटेड है, ठीक है, ये अगर कोई ऑनलाइन है तो उस प्लेटफॉर्म को आप यूज करिए, उससे कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है। तो आप कोई भी फ्री, आप अपने किसी जानने वाले को उधार 1 बार दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो, 1 बार मदद कर सकते हो, 2 बार। रेगुलर बेसिस पर जिम्मेदारी के तौर पर आप कभी नहीं करोगे। ये मैं जिम्मेदारी क्यों ले रहा हूँ? वेबिनार में तो पार्टिसिपेट सब कर सकते हैं, सबके लिए फ्री है, लेकिन जिम्मेदारी क्यों ले रहा हूँ? अब मैं जुलाई का एग्जाम आ रहा है तो मैं भी मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ कि बच्चों के लिए मुझे काम करना है, अदरवाइज मेरे पास पहले से बहुत सा काम है करने के लिए, ठीक है। इस चीज को आप समझिए। तो होता क्या, हम अपने पर अप्लाई करके नहीं देखते हैं उस चीज को। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो कहते हैं कि सर वो ये पेड क्यों है चाहिए। आप इस चीज को सोचिए कि अगर हम 400-600 देख के सब्जेक्ट क्लियर कर ले रहे हैं और पास हो जा रहे हैं, वो ज्यादा बेटर है ना कि बैकलॉग लग जाए और 150 दें, 750 रुपए रिवैल्यूएशन का दें, फिर उसके बाद। और ये इतना आसान नहीं है ना कि 150 रुपए दे दिए अगला आदमी बता देगा। वेबसाइट पे जाओगे, 4 बार मेल करोगे, रीजनल सेंटर दौड़ोगे, ठीक है, तो जितने का मुर्गा नहीं उतने का मसाला, जितने का बाबू नहीं उतने का गुनगुना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होगा, तो उसका हम एनालिसिस नहीं करते। यस पूजा। सर जो पहले के पेड मेंबरशिप है कि उनको भी सेम वीडियोस मिलेंगी? उनको ज्यादा मिलेगा, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए, हाँ, ये टीचर होके मैं ये सब कंसिडर करता हूँ ठीक है। जो नए लोग आएंगे उनको ज्यादा दिएगा, पुराने वाले जो ले लिए, अब उनका जो हो गया उनका इसका। तो सर मैंने 2020 में लिया था, तो मुझे इस साल दोबारा लेना पड़ेगा क्या? अरे फर्स्ट ईयर की अलग होती है, सेकंड ईयर की अलग होती है, दोबारा तिबारा जैसा कुछ नहीं है ओके। और कोई भी एक चीज और बता दूं, एक चीज मैं आपको वेबिनार में डिक्लेयर कर दूं। देखिए, दो मैं कहता हूं कि मेंबरशिप इज फॉर 1 ईयर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बच्चा मेरे से बाद में भी आता है बात करने ना, मैं पूरा टाइम देके सुनता हूं। देखिए, काम फ्री में नहीं होगा। यही एक सॉफ्ट जेस्चर एज अ टीचर मैं दे सकता हूँ। कोई टीचर है तो आप लोग टीचर को क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जैसे मेरे ना मेरा एक वेबिनार हो रहा था जॉब और करियर वाले में, उसमें बच्चे ने कहा कि सर आपका बीएड के सारे कोर्सेज आपके पेड आते हैं, ये वो पूरा आप हिस्ट्री के हैं। उसने पहले गुरु और शिष्य के बीच में, मैंने उसको कहा बेटा ऐसा है ना, गुरु और शिष्य की अगर बात हो जाएगी तो एकलव्य को अपना अंगूठा देना पड़ता, वो गुरु दक्षिणा में ही मांगा गया था, ठीक है। पांडव गए थे
ठीक है, सभी कौरवों को बोला गया था कि पांचाल पर अटैक करो, वो गुरु दक्षिणा में ही मांगा गया था। और पुराने जमाने में जो वो वाले शिष्य होते थे, गुरु जी के लिए सारा भिक्षा मांग के ला रहे हैं, तेल लगा के सेवा कर रहे हैं शाम को, ये सारी चीजें करिए, फ्री में ले जाइए, एवरीथिंग इज फ्री फ्रॉम माय साइड। तो ये लॉजिक बच्चों का, देखिए एज ए टीचर मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी बच्चे का काम पैसे की वजह से नहीं रुकना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने पेमेंट किया, अब वो बच्चा मेरे पास बाद में भी आ रहा है, मैं सुनता हूँ, ठीक है, मैं उसकी बात सुनता हूँ, दैट इज व्हाट आई कैन डू एज अ टीचर। ठीक है, फ्री नहीं हो सकता, मतलब ये चीज मैं एक्स्ट्रा दे सकता हूँ। बहुत से बच्चे आते हैं, कई बार ऐसे बच्चे आते हैं जिनका 4 में फर्स्ट ईयर का होता है, कोई एक सब्जेक्ट में बैकलॉग होता है और वो एग्जाम टाइम में एक दिन पहले आता है, तो वहां पर हम उससे 500 रुपए नहीं लेते, वो कई बार फ्री में दे दिया जाता है कि जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, सॉफ्ट जेस्चर शो कर सकते हैं। ये थोड़ी ना कर देंगे कि एकदम सारी चीजें एकदम जो है, तो उसके पीछे भी एक रैशनल दिया गया, आप समझोगे चीजों को और आप करोगे तो आप बेस्ट फाइंड करोगे, यू विल फाइंड द बेस्ट हेल्प, एग्जाम्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। जैसे देखिए एक लड़की है सुरभि अरोड़ा, ठीक है, सी इज प्रिपेयरिंग फॉर नेट दिस ईयर, उसने पूछा कि सर 1 महीने रह गए हैं, आप तो कह रहे थे कि मैं पास कर लूंगी, नहीं पास हुई तो मैंने उसे कहा 4 दिन भी बहुत है पास होने के लिए, क्योंकि 4 दिन में हम क्या कर सकते हैं, हम अपना बुक उठा सकते हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं उसमें से 4 दिन में हम एक दिन में एक यूनिट तो पढ़ ही सकते हैं ना। जो हम 4 दिन में 4 यूनिट पढ़ लेते हैं और 6-7 मेरे वीडियो लेक्चर देख लोगे, भाई कैसे फेल हो जाओगे, एक दिन में एक यूनिट तो बहुत है पढ़ने के लिए। क्या सुबह से शाम तक एक यूनिट नहीं मैं खत्म कर सकता हूँ, खास करके जब 4 दिन बाद एग्जाम हो, कौन सी बड़ी चीज है एक यूनिट खत्म करना। ठीक है, आप एक दिन पढ़ लीजिए, I mean 4 दिन आप मान के चलो अपने एग्जाम को लेकर। आप में से कोई भी बच्चा सोच रहा है कि मेरा एग्जाम में प्रिपरेशन नहीं, आई स्वेयर आई एम गिविंग यू गारंटी, आप 4 दिन सिर्फ गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक दिन में एक यूनिट, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा, चौथे दिन में चौथा, और एग्जाम से पहले बस एक बार रिवाइज कर लो और कोशिश करो कि वो वीडियो यूनिट्स पढ़ो जिसमें मेरे वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हों। एग्जाम में आराम से 60, 65, 55, 60 नंबर कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये सिर्फ एक मेंटल कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस हमारे माइंड में आ रहा है कि हमें देख के डर लग रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम चिल होके जाओ। 4 दिन तो बहुत है। ठीक है, 4 दिन मैं कह रहा हूँ 70-60 नंबर लाने तक के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, 55-60 चाहिए तो 3 दिन भी बहुत है। हाँ यस सूर्या। सर मैंने लास्ट ईयर मेंबरशिप लिया था मई या जून में, सो डू आई हैव टू रिन्यू इट या फिर वो चलेगा? मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी तक मैंने दिया नहीं है। ऐसा है, पता है पिछली बार क्या वो कुछ बच्चे आए कहे सर हमने तो एग्जाम नहीं दिया तो मेरा फर्स्ट ईयर वाला पैसा सेकंड ईयर में एडजस्ट कर दिया जाए। नहीं नहीं, इतना दरिया दिल नहीं हूँ, इस चीज को आप समझिए। नो नो सर, नॉट सेकंड ईयर, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए बोल रही हूँ। जब आप सेकंड ईयर में जाइएगा तभी देंगे। देखिए इस चीज को समझिए, यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करूँ, क्या हुआ, अब मान लीजिए इग्नू ने अचानक से कह दिया कि एग्जाम ऑप्शनल है। भैया हम कब कह रहे हैं एग्जाम मत दो, ये तो आपका खुद ही गलत चॉइस है कि आप एग्जाम नहीं देना चाह रहे हो। ठीक है, इग्नू ने कह दिया एग्जाम ऑप्शनल है तो आप जाके एग्जाम जाके दो, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना कि आप एग्जाम नहीं दे रहे हो। ठीक है, इस चीज को आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। कोई बच्चा है मेरे पास, अब वो अपना एग्जाम ही ना दे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दे, नहीं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, एग्जाम तो आप ही को देना है पढ़ के। ठीक है, और फर्स्ट ईयर का अलग है, सेकंड ईयर का अलग है, इसमें कुछ ऐसा बहुत नहीं है। और वो उस लेक्चर में एक चीज आप जाके देखोगे तो आपको तुरंत जो है 1 ही मिनट में सारी बात जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। यस, तो मेंबरशिप ईयरली, क्या चीज ईयरली? मेंबरशिप जो है डेली बाइट्स का वो ईयरली रिन्यू नहीं करना पड़ता है, ऐसा नहीं है ना? नहीं, आपने एग्जाम नहीं दे रखा तो आपको रिन्यू नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ सेकंड ईयर के लिए और फर्स्ट ईयर के लिए अलग अलग ऐसे लेना हाँ हाँ हाँ, अलग अलग लेना पड़ेगा और उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये होगा। ओके, एक्सक्यूज मी अगर सर, आपने एग्जाम नहीं दिया, देखिए सूर्या आप देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज, आपने एनरोलमेंट नंबर प्रेजेंट किया होगा, तो अगर आपने एग्जाम दिया, ठीक है, तो वो काउंट नहीं होगा। आपने एग्जाम नहीं दिया तो बेसिकली आपको लेक्चर मिलेगा भाई, वो आपके लिए यही है, वो लूटने के लिए नहीं बनाया गया, वो बनाया गया बच्चे ने पेमेंट कर दिया, दिस इज योर लेक्चर, जस्ट गो स्टडी एंड गिव योर एग्जाम, और वो फैसिलिटी हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। ओके सर। हाँ, और एक चीज और, मैं जस्ट सेकंड आसिमा, यहाँ पर एक चीज और है कि बहुत लोगों को लगता है वो एक बार बना दिए बार बार वही दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्लेलिस्ट देखोगे MHI वाला तो उसमें हर सेशन के बाद नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ते जाते हैं। पुराने वाले लेक्चर में केवल 20% रहता है, 80% मैं नया तैयार करता हूँ फिर से, जैसे कि कुछ दिन में आप लोग को फिर नया नया उसमें दिखने लगेगा, तो पुराने वाले बहुत सारे पब्लिक कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। मैं जब बच्चों का एग्जाम होता है, आप बिलीव नहीं करोगे, आई एम द टीचर, मैं कई बार बहुत से बच्चों को मैसेज करता हूँ प्लीज सेंड द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस की जो मैंने किया था उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, मैं बच्चों से पेपर मांग के चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो एज अ टीचर अपने आप को अपडेट करते रहना होगा, सिर्फ कैंडिडेट ही क्यों अपडेट होगा, तो मैं चेक करता हूँ लिटरली। इसीलिए मेरा इंफॉर्मेशन अपडेट लेवल किसी भी और लोगों से ज्यादा होता है,
बिकॉज जब मेरे टीचर ट्रेनिंग हो रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वन ऑफ माई प्रोफेसर सेड कि अभिलाष अगर एक अच्छा टीचर बनना है तो हमेशा पढ़ते रहने वाली आदत मत छोड़। ठीक है, तो मैं किसी ना तो किसी कोर्स में हमेशा एनरोल्ड रहता हूँ, इग्नू एयर कहीं से मैं पढ़ते रहता हूँ कंटिन्यूसली, सो दैट माई माइंड इज ऑलवेज लाइक ब्रश करते रहना है। सुबह सुबह हम ब्रश करते हैं ना, हमेशा ब्रश करते रहिए तो आपको चीजें याद होते रहेंगी। ठीक है, यस यस आसिमा, Excuse me, अनिल sir. वेलकम टू यस आसिमा। सर एक्चुअली जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट होता है क्या जो एग्जाम में? यूजुअली एग्जाम में क्या रिपीट नहीं अगर होता है यूजुअली, और पिछली बार जो एग्जाम में आता है मतलब फरवरी में या रिपीट फरवरी हो और सकता है। जून में जो होता है वो रिपीट हो सकता है। हाँ, लेकिन एकदम इमीडिएट प्रीवियस ईयर वाला थोड़ा आप स्किप कर सकते हो। जैसे इमीडिएट प्रीवियस ईयर में क्रिश्चियनिटी पर पूछा है तो नेक्स्ट टाइम अरब वर्ल्ड में पूछने का चांस ज्यादा है, या प्रीवियस ईयर में मतलब सर जून या फरवरी के बारे में बोल रहे हैं, मतलब जून और फरवरी के बारे में बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, तो ये होता है। जैसे मान लीजिए अभी पिछली बार इन्होंने अगर चाइना में पूछा तो इस बार अरब वर्ल्ड या क्रिश्चियनिटी आएगा, ये आप खुद से कर सकते हो, इसमें कोई बहुत इशू नहीं है। यस अच्छा सर सर जून में मैंने अभी लिया है, आपके 2-3 दिन पहले ही लिया है। मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी, इस जुलाई में एग्जाम दूंगी, उसके बाद फिर से आपका रिन्यू करना पड़ेगा सेकेंड ईयर फर्स्ट में ईयर मुझे। अलग चीज है, सेकेंड ईयर अलग चीज है। जैसे कि कोई किसी ने अभी कहा ना कि हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्जाम एक साथ देंगे, तो ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि हम एक ही 1 ईयर इज फॉर, हम मान के चलते हैं कि एक एकेडमिक ईयर इज 1 ईयर। अब कोई कहे कि हम फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं देंगे सेकेंड ईयर और ये मिला दे, तो ये जबरदस्ती हमसे आर्ग्यूमेंट वाली बात है। अच्छा ठीक है। देयर इज ऑलवेज, देखिए आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो MHI 5 हम क्यों पढ़ते हैं? MHI 5 गिव्स अस द नॉलेज कि देयर इज ऑलवेज अ इकोनॉमी बिहाइंड एवरीथिंग। हिस्ट्री इज गवर्न्ड बाय इकोनॉमी। इकोनॉमी जितना बड़ा होगा उतना बड़ा अंपायर होगा। E इज इक्वल टू E, जितनी बड़ी इकोनॉमी उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था। तो हिस्ट्री में सब कुछ पता चलता है कि ऑल ऑफ देम वर फाइटिंग फॉर इकोनॉमी। आई विल नॉट गो इन द डिबेट, बट रिसेंटली वी शॉ द क्लैशेस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। Indians, a particular religion section, religious minority community, a particular religious community all over the world were disgruntled कि नहीं अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा हुआ। It is not the fight of religion, it is the fight of economy, power and geopolitics, nothing else. Nothing else. क्योंकि if it would have been power of religion, all the Islam organization of Islamic OIC countries would have united. But their interest is different. ठीक है, आप जाके देखिए, टर्की हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक टाई विद इजराइल, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक टाई। वी आर द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, वी हैव टू सी द थिंग्स दैट वे। आप चेक करना, टर्की का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक टाई है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट हिपोक्रेट नेशन। क्यों? क्योंकि देखिए वो ऐसी बातें कर रहा है पब्लिक मंच पर आके, और पीछे से क्या कर रहे हैं, बैकएंड पे बहुत इकोनॉमिक टाइज है। तो MHI 5 हम लोग पूरा पढ़ ही रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी। तो वो हम वहां पर क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम वहां पर देख ही रहे हैं कि किस तरह अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है हिस्ट्री को गवर्न करने में। ठीक है, आप देखो कि सारी लड़ाई इकोनॉमिक वाली कैपेसिटी में हो रही है। ठीक है, व्हाई दे यूज्ड टू, देखिए कभी व्हाई इंडियंस डिडंट अटैक ऑन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, क्यों नहीं हम ईरान सऊदी अरेबिया साइड पे अटैक करते थे? क्यों हमेशा अटैक उस साइड से इंडिया में होता था? Because India was economically prosperous, the land was green, we had the good agriculture, we had the good resources. आज वो क्यों नहीं अटैक करते हैं? Because the price of greenery is too less in front of crude oil. ठीक है, पेट्रोलियम रिजर्व्स आपके पास हैं तो आप ऐसे ही सारी चीजें परचेज कर सकते हो। दे डोंट हैव वाटर, दे डोंट हैव ग्रीनरी, वहां कोई बहुत फार्मिंग अच्छी नहीं है, पानी नहीं है उनके पास, फिर भी वो अटैक नहीं करते हैं। हम जाते हैं उनके पास अब जॉब के लिए, बहुत सारे इंडियंस जाते हैं गल्फ में जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी इकोनॉमी अब प्रॉस्पेरस हो गई। पहले वो अटैक करते थे। ये लोग कौन है? सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यहीं से तो अटैक होता था टर्की इंडिया पर। क्यों? क्योंकि इंडिया वाज अ ग्रीन लैंड, रिच लैंड, प्रॉस्पेरस था, एग्रीकल्चर अच्छा था। अटैक करते थे, यहाँ से कुछ लूट के ये ले आते थे। तो अटैक वाज फॉर इकोनॉमी, नॉट फॉर रिलीजन। ठीक है, दैट इज द रीजन वी हैव टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी। द सेम वे मेंबरशिप, कहीं ना तो कहीं इकोनॉमी इज अ ग्लू दैट हैज टाइड एवरीथिंग अप। सर तो यूजीसी नेट एंड ये यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अलग से मेंबरशिप करना पड़ता है? और क्या? सब आप सर स्टडी मटेरियल सब ले लोगे आप? हाँ, यस ध्रुव। हाँ, स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग डाउट था सर। हाँ, यस ध्रुव पूछिए। हाँ सर, जैसे कि मैंने इग्नो का स्टडी मटेरियल के लिए मैंने दिया था हार्ड कॉपी के लिए, तो वहां से कुरियर आता है ना सर, वो उसमें डिलीवरी डेट दी नहीं हुई है, 5 मंथ्स हो गए अब तक आया नहीं कुछ भी। यस तो सर। उसमें लिखा आ रहा है कि SMS फॉर कलेक्ट बाय हैंड फ्रॉम MPDD हेडक्वार्टर 283। तो क्या करना है इसके लिए? ऐसा है, बहुत लोगों का बुक्स आता ही नहीं है।
ओके सर। कोई इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं कि इग्नू से आपका बुक नहीं आया है, तो ठीक है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। हाँ सर। क्या होगा, कुछ दिन बाद आप अलग से यूनिवर्सिटी को मेल करिएगा, मटेरियल सेक्शन यूनिवर्सिटी का अलग से है, इग्नू का मटेरियल सेक्शन एक डिपार्टमेंट है वहां पर पूरा। एक्चुअली क्या है ना, ओके मैदानगढ़ी में यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा, पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट कैंपस बना हुआ है, तो मैदानगढ़ी में क्या है, वहां पर एक अलग से इसका डिपार्टमेंट ही है जो मटेरियल डिपो डिपार्टमेंट करता है, उसको आप मेल कर देंगे, ठीक है, वो तुरंत आ जाएगा। जैसे मेरे टाइम में क्या हुआ था, मुझे पढ़नी थी किताबें जल्दी, मुझे देना था नेट का एग्जाम। अब देखिए मैंने क्या, एक तरह से मैं कहूँ मैंने क्या टंटाल फैलाया, आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट, तो मैं भी बहुत सारे टिकड़म वाली काम करता था। मैंने क्या किया, आरटीआई में गया, मैंने आरटीआई फाइल कर दिया कि मेरा मटेरियल कब दे रहा हूँ। पता है 10 रुपये, हमने कहा कि इनको मेल करने से अच्छा है कि 10 रुपये में आरटीआई पे खर्चा करूंगा। जब इनको लिख के जवाब देना होगा एक बच्चे को, तो मैंने इधर भेजा, 10 दिन के अंदर मेरे घर में मेरा मटेरियल आ गया। क्योंकि आरटीआई में लिख के जवाब देना, तो उन्होंने लिख के भेजा कि मटेरियल आपको इस डेट पर डिस्पैच कर दिया गया है। समझ रहे, बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया यूनिवर्सिटी के लिए भी। एक बच्चा आरटीआई पूछ रहा है मेरा किताब कब भेजोगे। तो सर वहां पे जाके लाने का कोई हाँ, रीजनल सेंटर पे आप जा सकते हैं, अगर अवेलेबल होगा तो वो लोग दे देंगे। तो सेंटर इस टाइम पे ओपन होंगे वगैरह, जैसे कोविड देखिए वगैरह? एक चीज आप लोग नोट कर लो, रीजनल सेंटर सैटरडे संडे को बंद रहता है। इग्नू के क्लासेस सैटरडे संडे को 2 चलती है, तो कभी भी वीक डेज में अगर कोविड के कारण चीजें लॉकडाउन नहीं है तो आप रीजनल सेंटर जाके पता कर सकते हो। बहुत बार रीजनल सेंटर पे बुक्स रखी रहती है, वो लोग आपको दे देंगे अगर अवेलेबल होगा तो। मेरा नाम राहुल यस है। राहुल कहिए। हाँ, आप अभी ज्वाइन किए हैं? जी मैं बिल्कुल अभी अभी आया यस हूँ। राहुल। मैं काफी कुछ चूक गया, लेकिन मुझे एक बात जाननी थी। जैसे मैं किताब पढ़ना शुरू करता हूँ तो क्या है कि भाषा है ना समझ नहीं आती। हाँ, कुछ हिंदी या तो इंग्लिश? उसके लिए हिंदी। अच्छा, हाँ। हाँ, जैसे कोई ऐसे अगर मुझे किसी बात का अगर मतलब पता चल जाए तो वो दिमाग में रहता है, वो लास्ट तक रहता है, मैं रट नहीं पाता। मेरा कहने का अर्थ ये है कि मुझे अगर आप समझा देंगे तो मैं समझ लूंगा उस बात को, जैसे सिंपल भाषा में। लेकिन जो किताब की जो भाषा है वो बहुत कठिन है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जी आप चीजों को अननेसेसरी आसान करना चाहते हो। जी जैसे कि अगर हमको कहीं पैसा मिल रहा है, कमाना है, तो मुझे मेहनत करना होगा। लोग क्या चाहते हैं, मेहनत ना करना पड़े, पैसा मिले। ये पॉसिबल नहीं है। देयर इज समथिंग ठीक दैट है। यू आर गेटिंग, लाइक इफ यू आर वी आर अर्निंग व्हाट व्हाई वी आर अर्निंग, कि ताकि चीजें हमारे साथ आसान हो सके। हर जी बच्चा, मेरे प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं, पेड मेंबरशिप लेते हैं, कि वो क्यों बनाया गया है, ताकि उनको जो है फैसिलिटेट किया जा सके। अब आप कह रहे हो कि सर मुझे याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, सर मुझे हिंदी जो इंग्लिश भाषा में लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। पता है, जब जी भी आप ऑनलाइन आप जाके चेक कर लो, बहुत लोग आजकल पढ़ा रहे हैं, आजकल कई लोग एमएचआई हिस्ट्री इग्नू का भी क्लास शुरू किया, क्या कर रहे हैं, वो बुक लेके बैठ जा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, अंग्रेज आए थे, उन्होंने ये किया वो किया। ऐसा है ना, मेरे यहाँ लाइक माई एल्डर ब्रदर इज सिविल सर्वेंट, माई फादर इज ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन रेलवे, ठीक है, मेरे कजन्स भी कोई, ठीक है, तो सब मतलब गवर्नमेंट जॉब वगैरह, तो सबने एग्जाम पढ़ के निकाल रखा। तो हमारे यहाँ नॉर्मल डिस्कशन में भी ये सब बातें होती हैं, जी ठीक है। तो होता क्या है, जब नॉर्मल वो आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हो। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट समझो। वो तो कभी भी समझना आसान है कि आपको 4 लोग बैठे हैं, बता दिया अरे अंग्रेज आए थे, बहुत बुरे थे, मुगलों ने क्या किया, भारत पे अटैक किया, बहुत लूटा, ऐसे करके समझा दिया। अरे भैया जी वहां जी पूछेगा व्हाट वाज द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अकबर, उसने कहां से इस चीज को ले आया था, ये दैसला और ये टोडरमल और ये तमाम ये सारी चीजें, इकोनॉमिक व्यवस्था थी, कहां से आया था, जी वहां से ये पूछेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अकबर ने ये सिस्टम जो टैक्सेशन का है, ये मंगोलिया से उठाया था। क्या रेगुलर ठीक है डिस्कशन में सर। हमारे घरों में ये बातें होती हैं? नहीं। तो आप ये कह रहे हो कि सर हमको समझ में तो आ जाता है। अरे समझ में सबको आ रहा है, सबको पता है कि अंग्रेजों ने ये किया, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वी हैव बीन वेरी हिपोक्राइट व्हाइल राइटिंग हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स। हम उन्हें हर बुरे काम के लिए ब्लेम करते हैं, बट सोशल स्ट्रक्चर में इंग्लिश पीपल हैव गिवन अस लॉट, ठीक है। सोशली वी आर लैगिंग बिहाइंड, वी आर वेरी बैकवर्ड, नॉट ऑलवेज, ठीक है। हिस्ट्री भी, कल्चर्स भी ऐसे चलते जी हैं, सर। एट द टाइम इट विल बी एट इट्स पीक, फिर कल्चर का डाउनफॉल होता है। अब ये सब कोई बात नहीं करता है, आपको समझा दिया गया अरे अंग्रेज पे बहुत बुरे थे, बहुत सताया उन्होंने, भगत सिंह को मार दिया, गांधी को ये कर दिया, जेल भेज दिया, ठीक है। उसके पीछे वो सारी चीजें चल कैसे रही थी, ठीक है। जब आप उसको लॉजिकली समझोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं।
और जो आप कह रहे हो कि हमको समझ में आ जा रहा है, तो वो समझ में इसलिए आ जा रहा था क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगता है। जो मैं आपको कह रहा हूँ उसमें लगेगा मेहनत, और आप भाग रहे हो मेहनत से। सिंपल सा तरीका है। मतलब मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, सिंपल सा तरीका है कि आप मेहनत से भाग रहे हो। आप सोच रहे हो हमको कोई आसान से समझा दे। देखिए भाई, ये रोजमर्रा के जीवन की कहानियां नहीं है। हिस्ट्री इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ साइंस। ठीक है, ये ऐसा हम लोग क्या सोचते हैं, चाहे नॉवेल की तरह बता दिए बाबर आए थे, अकबर आए थे। अभी मैं आपसे पूछ दूं ना राहुल कि सभी मुगल बादशाहों को सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए, आपकी हालत खराब हो जाएगी। नहीं, ठीक है बात आपकी। लेकिन मैं आपसे एक अच्छा बात राहुल, जानना एक चाह चीज रहा मुझे हूँ, बताइए, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? ये हिस्ट्री। अच्छा, अभी आप पीजी कर रहे हो, ठीक है। देखिए, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिए। क्या आप सभी मुगल बादशाहों को सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हो? बहुत बेसिक सा सवाल है, मैं अक्सर पूछता हूँ। बिल्कुल नहीं सर। क्यों? क्योंकि उसको याद करने के लिए दिमाग पर जोर देना पड़ेगा, और जैसे ही एक अगला क्वेश्चन आगे बढ़ा दें कि लेटर मुगल्स को जो है सीक्वेंस में अरेंज कर दो, वो हो गया यूजीसी नेट जेआरएफ का क्वेश्चन। हाँ हाँ, देखिए असल में हुआ ऐसा सर कि हम जैसे जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो केवल पास होना चाहते हैं, केवल 35-40% नंबर से पास होना चाहते हैं। एक सेकंड राहुल, आई विल स्टॉप यू हियर। बाकी के लोग एग्री करते हैं कि स्टूडेंट केवल पास होना चाहते हैं? नो सर, नो। देखिए राहुल, ऐसा आप सोच रहे हो तो इसका मतलब ऐसा सब नहीं नो सोच रहे। सर। मैंने अपने लिए कहा सर, अच्छा, अपने लिए कहिए। मैंने हम जैसे कहा, नहीं मैं हर कोई तो नहीं है, लेकिन मेरी मानसिकता ऐसी है कि मैं केवल कुछ प्रतिशत नंबर लेकर के पास हो जाऊं, क्योंकि टाइम इतना नहीं रहता पढ़ने का। हालांकि रुचि है मेरी इतिहास में, हिस्ट्री में, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि मैं नहीं पढ़ पाया और पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। फिर ऐसे समय में फिर हमें ऐसा ही कोई प्रॉब्लम व्यक्ति ये हो चाहिए। रहा है मैं ना, कुछ सुनिए राहुल, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप जीवन के अन्य क्रियाकलापों में व्यस्त हैं, तो आपका माइंड जो है ना, टॉपिक को लेके बहुत फोकस नहीं हो रहा है, तो आप चीजों को याद नहीं कर पा रहे हैं। लर्न करने के लिए ना माइंड उसे फोकस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मैं बताऊं, मैं स्टॉक का काम भी देखता हूँ, ठीक है। स्टॉक का काम मैं बहुत शौक से करता हूँ, ट्रेडिंग वगैरह। 4 दिन से नहीं कर रहा हूँ, पता है क्यों? आप देख रहे हो कई दिन से एमएचआई हिस्ट्री का लेक्चर बहुत ज्यादा चीजें अपडेट हो रही हैं। जब मैं ये करूंगा तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहां मैं गैम्बल नहीं खेलता हूँ, मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता हूँ, मैं कैंडल चार्ट इन सब चीजों को बैठ के पढ़ता हूँ। तो मैं जो फोकस करना पड़ेगा, और मेरा पैसा वहां फंसा रहेगा तो मेरा दिमाग उधर रहेगा, क्योंकि मैं ठीक ठाक उधर से अर्न करता हूँ। तो मैं उसको, अब लोगों के आजकल देखिए हर नया बच्चा क्रिप्टो और जाके स्टॉक में पैसा लगा रहा है। बेवकूफी क्यों कर रहा है? वो पढ़ नहीं रहे हैं सब, वो गैम्बल खेल रहे हैं उसमें जाके। आपको कैंडल स्टिक ये सब समझना होगा। तो वहां भी जिसको अच्छा करना है उसको पूरा दिन समय देके पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ग्राफ क्या है, स्टैटिक्स क्या है, मार्केट वॉच करना पड़ेगा, आईपीओ कौन सा आ रहा है, क्या हो रहा है, हर चीज आपको समझना होगा, तो जाके आप लगाओगे, देन यू डू बेटर। अब क्या है राहुल, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है, आप अपनी लाइफ को देख के समझ पा रहे होगे कि आप अपने लाइफ में कई और दूसरे जगह पर ऑक्यूपाइड हो, तो इससे प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका फोकस नहीं बन रहा है। लेकिन आप कह रहे हो उनको बात तो समझ में आ जाएगी, बात तो 60 साल के व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगी, ठीक है, उसको मैं बता दूं तो। लेकिन आंसर एक कैंडिडेट, एक विद्यार्थी, एक छात्र लिखता है, इसीलिए उसको विद्यार्थी और छात्र कहते हैं, क्योंकि उसका फोकस बहुत अच्छा है। फोकस इसलिए अच्छा है क्योंकि वो उसको बैठ के समय दे रहा है। जैसे मयंक है, अब ये तो मयंक के अंदर कोई मयंक से मैं बात की, मैं मयंक से मिला भी हूँ, ठीक है, उसके अंदर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो 11 पर क्लियर कर रहा है, बस जितना देर पढ़ रहा है उसको फोकस कर रहा है। ठीक है सर। हाँ, ये इसका सिंपल सा फंडा याद करने का। आप उस नाम को 4 बार लिख रहा है, 4 बार रिपीट कर रहा है, और मयंक के अंदर ऐसी कोई खास खूबी नहीं है, बस उसी चीज बस एक सामान्यकरण नाम का एक सब्जेक्ट, हाँ, जनरलाइजेशन, ठीक है, एमएचआई 3 का टॉपिक है, मैं उसको पढ़ रहा था कल, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे किताब भी डाउनलोड कर रखी थी ऐसे पीडीएफ में, मैंने उसको पढ़ा, मैं प्रस्तावना में ही उलझ गया, मतलब ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने लेक्चर्स आपके जैसे शुरू किया कि कोई आसान भाषा में लिखा दे तो मैं उसको लिख सकता हूँ, उसका उत्तर लिख सकता हूँ। बात शब्दों की है केवल। देखिए सुनिए, एक विद्यार्थी के जीवन में टीचर्स एक बहुत बड़ा मिथ जो क्रिएट करते हैं वो ये है कि अपने शब्दों में लिखो, हम पास कर देंगे। एग्जाम में आंसर आपको जिस लैंग्वेज में इतिहासकारों ने लिखा है ना, उसी लैंग्वेज में लिखना है। जनरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ?
बहुत लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि डेली बाइट्स वाले अभिलाष सर बहुत अच्छे हैं, जिस भी फील्ड में काम करें इनको बहुत अच्छा नॉलेज है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये एक जनरलाइजेशन है। बहुत जगह ऐसा हो सकता है कि मैं अपना टेम्पर खो दूं किसी बच्चे को, मैं उल्टा बोल सकता हूँ जो कि उस पर लागू ना हो। सिंपल सी बात है, ये जनरलाइजेशन है। हिंदी में उसका मतलब है सामान्यीकरण। ठीक है सर, अपनी भाषा में लिखने में क्या समस्या है? अपने शब्दों में लिखने में क्या समस्या है? सर ये आपने ये राहुल भाई वाली ये बात पे मतलब कुछ ऐड करने को बोला था ना मेरे से सर। हाँ सर, तो ये जो बोले थे कि सामान्यकरण जनरलाइजेशन वाला जो ये टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे कि कोई इजी लैंग्वेज में मुझे समझा दे। इजी लैंग्वेज में मतलब हम समझ सकते हैं, और पर जो जिस तरीके से बुक में लिखा हुआ है जैसे आपने कहा उसी तरीके से प्रेजेंट करने का मतलब है उसे और स्पष्ट और थोड़ी सी और नेट लैंग्वेज में प्रेजेंट करने का। सिंपल लैंग्वेज में हम करें तो जनरलाइजेशन को हम 4 लाइनों में खत्म कर देंगे, पर उसने वो इंट्रोडक्शन बुक में इसीलिए दिया है कि उसका एक बेस बना सके, बच्चों को उसके टॉपिक के अंदर गहरा इंसाइट दे सके। तो वो तो पढ़ के ही समझ में आती है चीज, जिसमें सिंपल बात समझाने वाला। हिस्ट्री पे जो चीजें बच्चों को कह रहा हूँ समझाने में, आपका क्या ओपिनियन है? सिंस आप भी जेआरएफ क्वालिफाइड हो, यू हैव गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? जो मैं चीज ओपिनियन कह रहा हूँ आप एग्री कर सकते हो उस बात से किस हद तक? सर मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ। जो आपने बताया ना टीचर के रोल को ये कर रखा है, बिल्कुल हाँ, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्पून फीडिंग कर देंगे। करना एट द लास्ट टाइम स्टूडेंट को ही पड़ेगा, वो गाइड कर देगा कि ऐसे ऐसे कर लो, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वैसे हो जाए। तो आपने बिल्कुल सही बात कही, मैं सर बिल्कुल अग्री करता हूँ आपके साथ। नहीं, मैं यही चीज कह रहा हूँ, जैसे आप जैसे बहुत लोग सोच रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि कुछ पूछ रहे हैं मेरे से कि मैं कुछ उसमें ऐसा बता दूं जिससे जो है प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है, आप समझिए, ये पॉसिबल नहीं है। यस सर, यस बुक तो आपको खोलना होगा, सही है, पढ़ना होगा, नंबर पाना है, 4 बार पढ़ना होगा, नेट जेआरएफ निकालना है, उसी किताब को 12 बार पढ़ना पड़ेगा। उसमें सर मेरा एक एलिजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे जैसे मैंने जस्ट अ सेकंड, मैं आपको क्वेश्चन पर आऊंगा। तो देखिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर मेरा यही कहना है आप लोगों से। और रही बात एग्जाम एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, आप लोग अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिए। यूजुअली 10 से 15 दिन पहले आ जाता है, 20 दिन पहले तक एडमिट कार्ड आप लोगों के आ जाते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को मैं यही लेके कहूंगा कि प्लेलिस्ट में जाइए, MHI 1, 2, 4, 5, 3, 6, 8, 9, 10 का भी बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए गए हैं जिनको एग्जाम क्लियर करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट करिए। आप ये देख लो कि कौन से बुक में 10 यूनिट दे रखा है, आप 5 यूनिट का चुनाव कर लो, कौन सा 5 यूनिट मुझे पढ़ना है। उन 5 यूनिट में भी गिनती के 5 टाइप के क्वेश्चन है जो वही बार बार आते हैं, उनको आप पढ़ लीजिए, उनको आप देख लो। उतना प्रिपरेशन बहुत है एग्जाम क्लियर करने के लिए। क्वेश्चंस को आंसर लिखने के लिए ये बड़ा ही जरूरी है कि जब आप बरनी के बारे में लिख रहे हो तो साथ में फतवा जंदरी लिखोगे, जब मुदब्बिर के बारे में लिख रहे हो तो अदब उल हरब व सुजात इसका नाम लिखोगे, एनल्स स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी लिख रहे हो तो किसने दिया है, जियोना लीवी, टेसिटस, इन लोगों ने क्या कह रखा है, ये आप इसलिए देखोगे समझोगे क्योंकि जब हम ये लिखते हैं ना हिस्ट्री में, जब हम हिस्ट्री में ये लिखते हैं कि ये पॉइंट किसने लिखा है, किस हिस्टोरियन ने इस पर अपना मत दिया, क्योंकि हम आप कोई नहीं होते अपना मत देने वाले, ठीक है। इस बात को किस हिस्टोरियन ने अपना मत दिया है इस पे, तो उस आंसर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप ये लिखते हो कि ये राइटर है, ये ऑथर है, इसने ये बात बोली है, फलाना बात तो प्लेटो ने ये कहा है, एरिस्टोटल ने ये कहा है, अलेक्जेंडर ने ये कहा है, जब आप ये बातें लिखते हो तो आपके आंसर की ग्रेविटी और कैपेसिटी बढ़ जाती है और उससे एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होता है। इसीलिए जब मेरे फ्लोचार्ट देखते हो तो उसमें मैं टॉपिक लिखता हूँ, उसके नीचे किसने इसको लिख रखा है। फ्लोचार्ट बनाने के पीछे लॉजिक यही है कि एग्जामिनर को सीधे दिख जाए कि भाई बच्चे को ये पता है कि फला हिस्टोरियन ने ये बात लिखी है, ये बात बच्चे को पता है। अब तुम्हें पता हो चाहे ना पता हो, जैसे कि मैंने कहा कि जब मुझे लिखा था एनल्स स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, किसने लिखा है, नाम बहुत ही कठिन सा था, तो मैंने हल्का सा लिख के अपना व्यवस्था कर लिया था कि मैं एग्जाम में आएगा तो मैं यही नाम लिख दूं। मैंने बड़ा बड़ा ब्लैक लेटर से लिखा पेन से, देखो भैया इस आदमी ने कहा है। अब वो क्या कहा है, एक पल को थोड़ा गलत भी कह रहा है तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने वेबिनार में बैठा हूं, थोड़ा बहुत मैं कुछ 19-20 बैठा दूं तो अभिलाष सिंह कह रहा है तो आधे लोग मान लेंगे कि सही है। ये मैं घमंड में नहीं कह रहा हूं, ये होगा क्या कि होता ना कि एक गाड़ी जा रही है, हल्का सा गए, किसी गाड़ी से टच भी हो गया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हिस्ट्री में भी होता है, जब आप लिख रहे हो थोड़ा सा आप रॉन्ग ट्रैक पे भी चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने नाम मेंशन कर रखा है ना कि फलाना ने ये कहा, आपने लिख दिया ना कि अकबर ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी और ये वो मंगोल से उठाया है, इस समझ दिखाता है भाई कि क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है,
ठीक है, ये समझ दिखाता है। वो चीज जब आप लिखते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो आप 5 क्वेश्चन चॉइस कर लीजिए, प्लेलिस्ट में देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। मैं मानता हूँ 3 से 4 दिन में एक यूनिट भी पढ़ रहे हो, दिमाग में बहुत कोई हवा नहीं बनाना है। अगर आप जॉब करते हो, आपको एग्जाम के दिन तो आपको छुट्टी चाहिए, एग्जाम के 2 दिन पहले भी आप छुट्टी ले लोगे, आई गारंटी यू आप पेपर क्लियर करोगे। 60 नंबर कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। लड़ाई में 70-75 के लिए समझा रहा हूँ। तो दैट इज द टैक्टिक्स, दैट इज द अप्रोच यू हैव टू टेक फॉर योर एग्जाम, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू क्लियर। और इसमें बहुत सारे जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर नहीं है, अदरवाइज मैं आपको बता सकता हूँ 99% मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत पॉजिटिव रिव्यू रखते हैं डेली बाइट्स को लेकर। जो पेड है, जो नॉन पेड का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, जिनसे मेरा पर्सनल इंटरेक्शन है। कई लोग इसमें इसलिए भी ज्वाइन किए थे जस्ट बिकॉज आई वॉज होस्टिंग, जो मैं देख रहा हूँ कि वो मीटिंग की शुरुआत में जा चुके हैं, दे हैड सिंपली ज्वाइन फॉर दैट रीजन। लेकिन वो क्यों नहीं बैठे, उनको पता है कि हम सर से बात कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इनमें से कई लोगों से मेरा पर्सनल फोन नंबर भी है, ठीक है, वो बात कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो बेस्ट, क्योंकि मैं अपने साइड से उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉल्यूशन भी आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे साथ पैरेलली काम करने की कोशिश करोगे। स्पून फीडिंग नहीं हो सकती है। असाइनमेंट भी है, 2 बार आपको पढ़ के देखना होगा क्या लिखा हुआ है। ब्लंटली कॉपी करके ये लिख के भेज दिए। हमारे असाइनमेंट में तो 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व आते हैं, उसमें भी डायग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि जब हिस्ट्री का आप पेपर कॉपी पे लिखे हो तो सिर्फ एकदम थ्योरी नहीं। मैं एग्जामिनर हूँ, मेरे पास 500 कॉपियां, जल्दी मैं चेक कर रहा हूँ, एक कॉपी आया कुछ बना हुआ, अरे क्या बनाया है लड़के ने, अच्छा इसने लिवी का नाम लिख रखा है, टेसिटस का नाम लिख रखा, अच्छा क्रिश्चियनिटी सेंट पॉल, अच्छा ठीक है, ये ठीक है सेंट जोसेफ, और ये उसका नाम इसने मेंशन कर रखा अलग से, कुछ दिख रहा है। फ्यूडलिज्म, अरे समझेंगे बाद में, उसने फ्लो चार्ट बना रखा है भाई कि नीचे जो है वैसाल्स हैं, ऊपर किंग है, नाइट्स हैं, ये फ्लो चार्ट उसने ट्रायंगल बना रखा है, मुझे दिखा रहा है, आई कैन सी 5 नंबर हो गए उसके। पढ़ूंगा तो मैं बाद में उसने क्या लिखा है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर क्या फ्लो चार्ट और डायग्राम सभी क्वेश्चन में बना दें? नहीं, देखिए फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाने के पीछे मेरा एक लॉजिक था। वो लॉजिक ये था, एक बार मैं पढ़ा रहा था स्कूल में तो बच्चों को समझ में नहीं आता, प्रिंसिपल ने मेरे से ये कहा कि आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि बच्चों को आसानी से समझ में आए। तो पहली बार मेरे माइंड में आया कि इसको मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करूं। तो जब मैंने हिस्ट्री को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा तो मैं देखा कि बच्चों को समझ डेवलप आसानी से हो रही है। फिर मैं इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उतारा, ठीक है, बीइंग अ टीचर, ठीक है, मैंने इसको फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उतारा, ठीक है। जब मैं इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उतारा तो मैं देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं हमें कि उनको एडवांटेज मिल रहा है। अब इसमें क्या लॉजिक आने लगा, सामान लगे, सर मैसेज करते हैं, सर आई वांट फ्लो चार्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स। भैया शाम को रेवड़ी नहीं बट रही कि खरीदा और बांट दिया, अरे फ्लो वो सब बनाने में मेहनत लगता है, कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है ना, सभी क्वेश्चन में बन भी नहीं सकता है, जहां बनेगा वहां बनाया जाएगा। और हाँ, ध्यान रखने की जरूरत यह है कि ये हिस्ट्री का पेपर है, हिस्ट्री लिखते लिखते डिजाइन और आर्ट में नहीं चले जाना है। 5 क्वेश्चन है तो जब 20-20 नंबर का क्वेश्चन, 4-4 पन्ने के आंसर आप एग्जाम में लिखते हो तो आपका हाथ दर्द करने लगता है। तो बीच में किसी एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं तो एक पेज भी कवर हो जाता है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं एग्जामिनर कितना भी बोले, हम भी गिनते हैं कितने नंबर ऑफ पेजेस ने लिखा है, ठीक ठाक आंसर। तो जब आपको ब्रेक कैसे मिलेगा? अब क्या है, मैं लिखते हुए 2 आंसर में लिखा, मैं थक गया, तीसरा क्वेश्चन मैंने उठाया ऐसा कि एक पन्ने पर मैंने ट्रायंगल बना के आराम से एक्सप्लेन कर दिया, थोड़े मेरे हाथ को आराम मिल गया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 3 पन्ने के साथ एक डायग्राम बना देंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्योंकि एग्जाम में कुछ बच्चे क्या बेवकूफी करते हैं, एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा बड़ा लिखते हैं। जरूरी ये है कि 2 क्वेश्चन आपने 4-4 पन्ने के लिख रखे हैं तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो तीसरा क्वेश्चन 3 ही पन्ने का लिखिए। आप 5 क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करने वाले हो ये देखकर आप तुरंत पेपर देखते ही हमें पता चल जाता है कौन सा 5 में अटेम्प्ट करने वाला हूं। उस 5 में भी हमें पता होता है कि ये 3 तो मुझे बहुत ढंग से आता है, ये 2 कम आता है, तो माइंड में लिख लीजिए कि भैया ये 2 क्वेश्चन जो मुझे कम आता है, इस पे मेरा टारगेट ही है 3 पन्ने लिखने का। जैसे ही 3 पेज कंप्लीट हुआ वो मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि 20 नहीं, उसमें मेरा मार्किंग 15 में होगा, तो वो हमको 7-8 नंबर देगा। उसको जबरदस्ती मत खींचो, 3 पेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो आपको आता है, पहला क्वेश्चन 4 पन्ना, दूसरा क्वेश्चन कम आता है 3 पन्ना, बाकी के 2 आते हैं 4-4 पेजेस लिख दिए, पूरा आखिरी क्वेश्चन 3 पेज, किसी एक में डायग्राम बना दिया। ये अपने हाथ को ब्रेक देना होता माइंड में सेट करके। और फ्लो चार्ट वगैरह एग्जाम में नहीं बना सकते हो, पहले से जब पढ़ के जाओगे वही वाला क्वेश्चन फंसा तभी बनेगा, क्योंकि पहले ही से पता होगा तभी बनेगा। ऐसा नहीं है, बहुत इतने बड़े क्रिएटिव नहीं है कि 30 मिनट में गए और वहीं हिस्ट्री को डिजाइन बना दिया, यूं कलम घुमाया और फ्लो चार्ट बन गया। भाई ऐसे नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। कल मुझे किसी स्टॉक में पैसा लगाना है, मैं वॉच करते रहता हूँ,
मुझे 4 दिन से मैं रिलायंस को वॉच कर रहा था, तब जाके 100 रुपए ऊपर गया है, ठीक है। तो माइंड में सेट रहा था कि इसको वॉच कर रहा हूँ, अब मुझे हिट करूंगा। पेपर है, मुझे पता है कि 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैंने पकड़ लिए, 5 मैं करने वाला हूँ। मुझे पता है पहले ही से भाई कि 2 टॉपिक ऐसा है जो मुझे ढंग से नहीं आता है, तो जो मुझे ढंग से आता है मैं 4 पन्ने लिखूंगा, बाकी मैं थोड़ा थोड़ा कम लिखूंगा, लेकिन 5 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करूंगा ताकि एग्जामिनर को शर्म आए फेल करने में, ठीक है। अब मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिया तो 20 अरे एक क्वेश्चन में तो तुम देखो डायरेक्ट 0 मिल गया ना। 5-5 क्वेश्चन हम कर देंगे तो एग्जामिनर को शर्म आएगा फेल करने में। कैसे फेल कर दें इस बच्चे को भाई? तो सिंपल से हैक्स होते हैं, कोई बहुत रॉकेट साइंस स्ट्रेटेजीज नहीं है। उनको आप पढ़िए, 2-4 साइंटिस्टों का नाम याद रखिए, पहले ही ध्यान रखो कि भैया ये टॉपिक आएगा तो पहले तो हम साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे, अलग से ग्लो लेटर से उसको लाइट करेंगे, पेंसिल से मार्क करेंगे, देखो देखो, समझ रहे हो? पेज ऐसे लिखा हुआ तो उसको रंगूंगा एकदम बैठ के कि ये देखिए एग्जामिनर जी, जैसे ही आप पन्ना पलटेंगे आपको सीधे दिखाई देना चाहिए ये है हिस्टोरियन, इसने बोला है ये बात, ठीक है। वो पूरा पढ़ेगा नहीं, समझ गया, वो आपको पता है, समझ गया कि ये 2 लोग 4 लोग इन्होंने लिखा है। दैट इज, ये सिंपल से स्ट्रेटेजीज होते हैं, कोई बहुत मार्किंग कठिन नहीं है, ठीक है। और अच्छा लिख के आए हो तो रीवैल्यूएशन करा लो, आप पास हो जाओगे, सिंपल सा तरीका है। दैट विल बी ऑल फॉर दिस वेबिनार राइट नाउ, and we are not going to cover anything further. This is all. Thank you. God bless you all. Have a nice day. Sir, one question. Thank you, sir. Just a Thank you second. so हाँ, much. this will be all for right now. We have completed everything. The webinar that was scheduled for 1.5 hour. अक्सर जो है उसमें 15-20 मिनट 25 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। मैंने पिछले 2 घंटे में सब कुछ डाउट, क्वेरीज, सभी प्रकार के समस्याओं को कवर करने की, समझाने की कोशिश की है। That will be all. Thank you. God bless Yes, you sir. all and have a nice day. अब वो लोग स्टे कर सकते हैं जिनको अभी भी कुछ सवाल है और कुछ पर्सनल लेवल को क्वेरी करना चाहते हैं, वो लोग स्टे कर सकते हैं। रेस्ट एवरीवन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। यू गाइस कैन थैंक मी इफ यू वांट एंड नाउ यू हैव माय परमिशन टू टेक द लीव। थैंक यू सर। थैंक यू मयंक। थैंक यू सर, हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। so much. थैंक यू मयंक एंड इट इज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू मयंक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर मेरा एक Thank you so much. यस, थैंक यू सुरभि। यस, Thanks a lot, sir. थैंक यू कीर्ति। जिनको भी क्वेश्चन है कुछ और, Sir, I had one. यस यस कीर्ति, I had just had one doubt. जस्ट अ to सेकंड, ask, जस्ट sir. See, I एक mean, मिनट और सबको मैं वो कर दूं, सब लोग जो जाना चाहते हैं, देन विल हैव अ yeah, पर्सनल डिस्कशन। yeah.